नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वहीं से आगे शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। काफी आसान प्रश्न है, बस आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखना जरूरी है, सिर्फ सॉल्यूशन देख लेंगे तो आप लोगों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है ना, संचायक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट दिया है। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। दोस्तों, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, ना कि बैटरी से हम धारा ले रहे हैं। ये दो कंडीशन है भाई, या तो हम बैटरी को धारा दें तो वो चार्ज होगा, यदि हम बैटरी चार्ज है तो उससे धारा लेंगे। तो दोनों के लिए थोड़ा कंडीशन होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इस प्रश्न में भी इस बात को समझना है। ठीक है, फिर चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है? ये सारा चीज हमें समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर हमारा होगा, आंसर नंबर 11 है, और इसमें हमको दे दिया गया है E बराबर 8 वोल्ट, और साथ में क्या दिया है, आंतरिक प्रतिरोध जिसको स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे 0.5 ओम, और यहाँ बाह्य प्रतिरोधक भी दिया गया है जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं 15.5 ओम के बराबर है। साथ ही साथ हमें बैटरी की वोल्टता जो दी गई है जिससे चार्ज किया जा रहा है वो उसका कितना है, 120 वोल्ट। 120 वोल्ट से चार्जकारी डीसी से चार्ज किया जा रहा है। तो हमें टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है जब वो चार्ज हो रहा था, V। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है या बैटरी को धारा दी जाती है, यहाँ पर लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है अर्थात बैटरी को धारा दी जाती है तब टर्मिनल वोल्टता, मित्रों, तब टर्मिनल वोल्टता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर E माइनस IR। जब दिया जाता है तो यहाँ प्लस लगाइएगा, क्योंकि हम उसको वोल्टता बढ़ा रहे होते हैं ना, जब हम उसको धारा दे रहे होते हैं तब आप यहाँ प्लस लगाइएगा। और जब बैटरी से हम कोई सप्लाई ले रहे होते हैं यानी उससे धारा ले रहे होते हैं तब यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता यही हमें निकालनी है। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान के रखिएगा, लेकिन यहीं से एक फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम यहाँ I की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये होगा मित्र V माइनस E बराबर I और इंटू R, और ये I बराबर क्या हो जाएगा, इस R को अगर यहाँ पर भेज दें तो आप कहेंगे V माइनस E अपॉन ये हो जाएगा R। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट इस फार्मूले को हमें नहीं ध्यान देना है, ये तो मैं इस फार्मूले से इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं। आपको ये समझना है कि इस फार्मूले में हम कह सकते हैं कि धारा I बराबर V माइनस E अपॉन ये टोटल प्रतिरोध होना चाहिए, है ना,
और टोटल प्रतिरोध हमारा कितना होगा, R प्लस स्मॉल r के बराबर होगा। तो इस फार्मूले को आप इस प्रकार से कन्वर्ट करके लगाइएगा। हालांकि मैं ये फार्मूला इसलिए इससे ही कन्वर्ट करके बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये फार्मूला आया कहां से, नहीं तो आप बोलोगे कि सर एक नया फार्मूला कहां से ला दिए। तो ये चीज यहीं से आया है, बस कॉन्सेप्ट है कि यहाँ नीचे कुल प्रतिरोध होगा। तो चलिए I बराबर निकाल लेते हैं मित्र। ये हो जाएगा 120 माइनस इसका हो जाएगा 8, और यहाँ पर आपने देखा है 15.5 है और माइनस प्लस है 0.5 है। आप यहाँ I बराबर देखिएगा तो ये 120 में से 8 जाएगा 112 हो जाएगा, और 15.5 में 5 जुड़ेगा ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि I बराबर हमारा 16 का भाग दीजिएगा तो 16 से 112 होता है, इस 7 एम्पियर की धारा आ जाएगी। अब हम ये धारा का जो वैल्यू 7 एम्पियर आपको दिख रहा है, यह वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तब टर्मिनल वोल्टता आएगी, क्योंकि हमारा वही टारगेट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में I का मान रखने पर रख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये टर्मिनल वोल्टता, इसी प्रकार का इक्वेशन फिर से लगाना है। यह जो पहले दिया गया था ये डीसी का है, आप इसे लिखिएगा डीसी के फॉर्मेट में, तब आप समझ जाएंगे, ताकि ये आपके लिए आसान हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी, तो V बैटरी के लिए V बराबर I प्लस IR, क्योंकि चार्ज करते समय ही पूछ रहा है, धारा नहीं ले रहा है ना। बैटरी के लिए तो ये E की वैल्यू कितनी है 8 रख लेना, और इसकी वैल्यू हमने 7 निकाला है, और स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले से दिया है 0.5 रख देंगे। इसको हल करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 7 पचे में ये हो जाएगा 35, तो 8 3 11.5 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फटाफट से कर लीजिएगा। चलिए हाँ अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल से एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। दोस्तों हम जानते हैं पोटेंशियोमीटर, जिसे हम जानते हैं विभव मापी भी कहते हैं, तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था संतुलन बिंदु, क्योंकि इसमें 1 मीटर का तार होता है जिसे हम मीटर सेतु कहते थे, लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। दोस्तों यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझना है कि 35.0 सेंटीमीटर से 63.0 सेंटीमीटर पर विस्थापित हुआ है, यानी संतुलन बिंदु आगे बढ़ा है। तो इससे आपको यहाँ बैटरी का जो अगला विद्युत वाहक बल आएगा, इससे एक आइडिया आपको ये भी लगेगा कि संतुलन बिंदु बढ़ने से क्या वोल्टता बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर पहली बैटरी का विद्युत वाहक बल E1 बराबर दिया है 1.25 वोल्ट दिया है, और यहाँ संतुलन बिंदु की बात कर रहे हैं तो L1 बराबर दिया है 35.0 सेंटीमीटर, तो 35 ही कर लीजिएगा। हमें दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है जब संतुलन बिंदु L2 बराबर 63 सेंटीमीटर के बराबर दिया हो। दोस्तों इस प्रकार का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सवाल 1 सेकंड का है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आपने संतुलन की स्थिति में पढ़ा होगा, या सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते वक्त, है ना, एक फॉर्मूला था सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना
करने पर। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता था, E1 बटे E2 बराबर होता था L1 बटे L2। तो E1 की वैल्यू दे दी गई है, यहां पर लिखेंगे 1.25 और अपॉन E2 है बराबर L1 की वैल्यू कितनी है 35 और यहाँ पर L2 की वैल्यू कितनी है 63। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, 7 नवा 63 और 5 एक्के 5, 25 बच्चे होता है 125, 0.5 हो जाएगा। देखिए एक का गुणा इसमें कर दीजिएगा तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 का गुणा इसमें करेंगे 0.25 इंटू 9 और 9 पछे 45 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 4 22, यहाँ पर कर दीजिए 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए तो E2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी इतनी। ठीक है, 2.25 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। काफी आसान प्रश्न है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इजीली हल कर सकते हैं, वरना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ये काम आप फटाफट करते रहिएगा। अब हमारा अगला सवाल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब आकलित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या घनत्व का मतलब केवल हम संख्या से ही लेंगे, तो यहाँ पर n बराबर दे दिया गया है कितना 8.5 × 10⁻28 कोई ये मीटर क्यूब, ये डेंसिटी के बारे में है, आकलित किया गया है 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से। तो लंबाई दे दी गई है L बराबर, या आप स्मॉल l लिख लीजिए, L बराबर कितना है 3 मीटर दिया है। ठीक, आगे अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, तो हमें टाइम निकालना है। चलिए टाइम निकालेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, टाइम लेता है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, जिसको हम कह सकते हैं A से। A बराबर कितना दिया है 2.0 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या दिया है, और इसमें 3.0 एम्पियर की धारा, यानी धारा भी दे दी गई है I बराबर 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों हमें निकालना है समय, और हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों चाल निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों का, और इलेक्ट्रॉनों का जो चाल होता है उसे हम अनुगमन वेग से प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का मतलब है हम पहले अनुगमन वेग को हल करेंगे। चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि अनुगमन वेग Vd बराबर होता है I/NEA, या आपने I बराबर वीना वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। तो Vd बराबर निकल जाएगा क्या क्या चीजें, I की वैल्यू दी है 3 अपॉन N की वैल्यू है 8.5 × 10⁻28 है। ठीक है, और गुणे E का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। इसके बाद गुणे A का मान दिया है 2.0, या आप 2 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻6 हो जाएगा। इतनी चीजें दी गई हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपली आप इसे देखिएगा, 3 का ये यहां से भी नहीं काट सकते, 3 दूना 6 नहीं कटेगा, तो अभी यहाँ आप करिए, ये पावर देख लीजिएगा, 10 के पावर यहाँ 28 है, 19 6 कितना होगा 25, 19 6 कितना हो जाएगा 19 6 25, और इसमें से घट जाएगा तो 10 के पावर कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 3/8.5 × 1.6 × 2 ये दिया है। या आप 16 दूना यहाँ पे 32 भी कर सकते हैं, 3.2 हो जाएगा, और गुणे 10 के पावर कितना यहाँ पे ये 19 6 25 हो जाएगा, तो यहाँ 10 के पावर +3 बचेगा। कितना बचेगा +3 बचेगा। अब ऐसे में देखिए ये इजीली हल कर सकते हैं आप, 2 अंक से दशमलव हटा दीजिएगा। ठीक है, 2 अंक से दशमलव भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 यानी 85 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे आप कह सकते हो ये 32, और यहाँ पे 2 ही पावर हटाएं तो 10 लगा सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अनुगमन वेग की वैल्यू जो आ जाएगी
वो आ जाएगा 1.10 समथिंग के करीब आएगा। 10 के पावर यहाँ पे 10 के पावर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आ जाएगी, भाग दे दीजिएगा। तो ये हमें वेग निकल गया, अनुगमन वेग। अब हमें क्या निकालना है, दूरी यानी चाल, यहाँ समय निकालना है, सॉरी। तो हम जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो अब दूरी क्या लेना है आपको, दूरी ये लंबाई के फॉर्मेट में लेना है। तो L बटे चाल कितना है, अनुगमन वेग VD के बराबर। तो समय निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे कर लेते हैं। यहाँ समय t बराबर L की वैल्यू, या आप यहाँ लिख लीजिए अगेन, ये VD हो जाएगा। तो t बराबर L की वैल्यू हम रख सकते हैं 3, और अनुगमन वेग का मान हमने यहाँ पर देखा, तो ये 1.10 इंटू 10 के पावर ये आपका -4 है। ये आप चाहें तो ऊपर कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा ये t बराबर निकलेगा 2.73 इंटू 10 के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सेकंड के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे घंटे में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2.73 गुणे 10 के पावर जो 4 है, ये सेकंड है। तो घंटे में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 3600 का भाग दे दिया जाएगा, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो घंटे में कैसे कन्वर्ट करिएगा, तो t बराबर देखिए वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा 4 पावर है, 2 अंक दशमलव हटा दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर भाग देकर देख ले रहे हैं। ये 2 जीरो हटा देगा और 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, अपान हो जाएगा 3600, ये 2 जीरो मर जाएगा। इसके बाद अब हम इसको हल कर सकते हैं, 36 का आप इसमें भाग दे दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, ये यहाँ पर हल करिएगा, भाग दीजिए 273 में क्या करिए 36 का भाग दीजिए। तो 36 का भाग देंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 का 7 त्रिक 21, 7 बार ले जाइए, 7 छक 42 के 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा। यहाँ से घटा लीजिएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। फिर हम दशमलव बढ़ा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये 21 मिनट हो जाएगा, 7 घंटे 21 मिनट। ठीक है, तो 4 9, ठीक है, तो ये 7 घंटे, या आप यहाँ पर दशमलव भी बढ़ा लीजिएगा, तो 0 बढ़ाइएगा, और फिर यहाँ पे कह सकते हैं ये 6 बार ले जाना पड़ेगा इस बार। तो 6 छबक 36 के 6 और 6 त्रिक 18, 18 3 21, फिर भी ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 छबक 36 के 6 और 6 त्रिक 18 3 21, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम 5 बार ले जा सकते हैं, तो 5 छक 30 और ये 180 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे ये 30 कितना आ जाएगा, तो ये सेकंड में आ रहा है। तो लगभग हम कह सकते हैं 7 घंटे टोटली होंगे, या हम 7.5 घंटे कह सकते हैं, 7.5 घंटे कह सकते हैं। ठीक है, ये इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है कि कई बार हम दशमलव के उतने स्थान नहीं लेते हैं, तो आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक आ सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो भी है 7.6 भी आ सकता है अगर आपने पूरे दशमलव लिए हैं, या 5 भी, दोनों सही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 7.5 घंटे का मतलब पूरा लगभग आप मान सकते हैं। हालांकि इतने लेवल पर ये चीज़ें देखी नहीं जाती हैं कि आप या आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाग देने पर जरूरी नहीं कि दशमलव के इतने ही स्थान हों, और भी ज़्यादा अगर हम लेंगे तो एग्जैक्टली हमारी वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न, और इसके बाद कुछ अतिरिक्त न्यूमेरिकल्स भी हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा, कमेंट में लिखना होगा दिल मांगे मोर,
और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।